हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। आज हम आपके लिए यूपीपी के री एग्ज़ाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आपको दैनिक आधार पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत को किस में रखना होता है? तो इसको जनरल डायरी में रखना होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और कानून के नियमों का पालन करते हुए एक महिला अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं, तो आपका क्या कर्तव्य होगा? तो अपने साथ महिला पुलिस अधिकारियों को अवश्य ले जाएं, बिल्कुल ले जाएंगे। उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। सुनिश्चित करें कि पुरुष पुलिस अधिकारियों को अपने साथ ले जाएं। नहीं, पुरुष महिला को नहीं गिरफ्तार कर सकते, उसे खुद को समर्पित पर करने के लिए कहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जब कोई कॉलेज छात्र भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने के लिए चयन प्रक्रिया के बारे में पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? उसे कोचिंग सेंटर से जुड़कर तैयारी के लिए कहेंगे? बिल्कुल नहीं। उन्हें प्रक्रिया समझाएंगे और शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे? ये करेंगे। उन्हें प्रक्रिया साझा करने से मना करेंगे? बिल्कुल नहीं। उन पर चिल्लाएंगे क्योंकि आपके पास ऐसी चीज़ों के लिए समय नहीं है? बिल्कुल नहीं। उन्हें प्रक्रिया समझाएंगे और शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि कोई एनजीओ आपके समुदाय से स्वच्छ भारत अभियान पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने की अनुमति मांगे तो आप क्या करेंगे? तो उनके प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने शांति से नाटक करना है और जागरूकता फैलानी है, उन्हें अनुमति देंगे और उनका समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। उन्हें थीम बदलने, कुछ और प्रदर्शन करने के लिए कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। उनसे कहें कि आपके पास अनुमति दे? बिल्कुल नहीं। आप उन्हें अनुमति देंगे और उनका समर्थन भी करेंगे और उनके हौसले भी बढ़ाएंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और किसी मामले की जांच के लिए आपको किसी जाने माने व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी होगी। इसके लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए जो है उनके नाम पर एफआईआर नहीं, उनके नाम पर गिरफ्तारी वारंट होना चाहिए, तभी आप उनको गिरफ्तार कर पाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नकली उत्पाद बेचना किस प्रकार का अपराध है? हिंसक अपराध नहीं है, संपत्ति अपराध नहीं है, इसको सफ़ेद पोश अपराध में रखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगठित अपराध भी नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऐसे व्यक्ति जो अपराध के लिए जमानत का अनुरोध करना चाहता है तो जमानत के अधीन नहीं है, क्या कार्यवाही संभव है? देखिए, आप उन्हें जमानत दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जमानत देना अदालत का काम है, उन्हें जमानत नहीं मिल सकती, ये आप भी नहीं डिसाइड कर सकते। वे जमानत पाने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं? ये बिल्कुल करेंगे। जमानत के लिए जुर्माना जमा कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें जमानत के लिए उच्च न्यायालय में जाना, आवेदन करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा भारतीय पुलिस बल समुद्री कानून प्रवर्तन और तस्करी को रोकने के लिए जिम्मेदार है? तो ये समुद्री पुलिस नहीं होती है, ये कोई चीज़ ही नहीं है। भारतीय तटरक्षक जो होते हैं यही होते हैं, नौसेना नहीं होती है, जबकि तटीय सुरक्षा पुलिस भी नहीं होती है। भारतीय तटरक्षक उनको कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हत्या के मामले में मुख्य गवाह एक एफआईआर कराना चाहता है, लेकिन मामला आपके थाने के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो आप एफआईआर दर्ज करेंगे? नहीं, एफआईआर नहीं दर्ज कर सकते आप, सीधे मामला दूसरे थाने का है, लेकिन जीरो एफआईआर जरूर दर्ज हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे थाने में जाने के लिए नहीं कहेंगे और एफआईआर दर्ज करने से मना भी नहीं कर सकते। देखिए, पहले ये आईपीसी के तहत होता था कि आप जीरो एफआईआर दर्ज करते थे, अब तो बीएनएस के जब से आया है 1 जुलाई के बाद से किसी भी थाने में आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और मामला जो है आपसे संबंधित थाना जो है, जिस थाने से संबंधित मामला है, उसे 24 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आपने देखा है कि एक नाबालिग बच्चा आपके इलाके में अवैध शराब बेच रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो नाबालिग होने के कारण कानून के बारे में उसे सलाह देंगे? बिल्कुल ये करेंगे। उसे बेचने दें क्योंकि वह निजी पसंद, बिल्कुल नहीं उसे बेचने देंगे। उसके माता पिता को बताएं, इसके के लिए दंडित करें? नहीं, उसके माता पिता को बताने से कुछ नहीं, उसे अधिक बेचने के प्रेरित करें? बिल्कुल नहीं। नाबालिग होने के कारण उसे कानून के बारे में बताएंगे और उसे अच्छी सलाह देंगे कि शराब जो भी है ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, जिससे अवैध शराब के मामले को आप कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप एक पुलिसकर्मी हैं और एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं
और उसे भागने से रोकने के लिए आपको अपनी बंदूक का उपयोग करना है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, अपराध को केवल उसके पैर में गोली मारो ताकि वो भागने से रोक सके, बिल्कुल ये करेंगे। उसे गोली मारने से संकोच करें क्योंकि वो अभी एक इंसान है, नहीं, बिल्कुल नहीं। समय हासिल करने के लिए अपराधी के साथ बातचीत करेंगे, नहीं, बातचीत करने का समय ही नहीं है। थाने से अतिरिक्त सहायता आने की प्रतीक्षा बिल्कुल नहीं कर सकते। आप उसके पैर में गोली मारेंगे और उसे तुरंत, आप पैर में गोली मारने के बाद तुरंत उसको इलाज के लिए ले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपराध के संदर्भ में एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए, तो यह एक आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, आरोप पत्र भी नहीं है, दंड भी नहीं देता है। यह जो है जांच शुरू करने के लिए रिकॉर्ड दस्तावेजीकरण है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की शिकायत है कि फिशिंग कॉल में उसे 20,000 रुपये का नुकसान हुआ। वह पैसे तुरंत वापस चाहता है और थाने में अराजकता फैला रहा है। आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, एफआईआर दर्ज कराना और मामले की जांच करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अराजकता पैदा करने वाले को जेल में बंद करेंगे, नहीं, क्योंकि किसी भी कोई चीज़ गायब होता है तो अपना मानसिक संतुलन खो देता है। उसे 20,000 रुपये देना और जाने के लिए कहना, बिल्कुल नहीं। आप अपने पास से पैसा क्यों देंगे? उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे और प्रतिक्रिया की समीक्षा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप एफआईआर दर्ज करेंगे और मामले की जाँच करेंगे। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक बुजुर्ग दंपत्ति आपके पास शिकायत लेकर आए कि उनके बच्चे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो यदि उनके बच्चे उनको सांत्वना देंगे और वापस भेज देंगे, इससे उनके बच्चों का व्यवहार नहीं बदलेगा। उनके बच्चों से कहें कि वे घर वापस ले जाएं, बिल्कुल नहीं। उन पर चिल्लाएंगे और कहेंगे उनका पारिवारिक मामला है, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें बुलाकर मामले की चर्चा करेंगे और उन्हें उनकी जिम्मेदारियां समझाएंगे, बिल्कुल ये कर सकते हैं आप, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पुलिस विभाग में अग्निशमन सेवाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? आतंकवाद का मुकाबला, नहीं, बिल्कुल नहीं। आग की रोकथाम एवं बचाव कार्य, साइबर अपराध भी नहीं, आर्थिक मामलों की जांच भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जब स्थानीय गुरुद्वारे के सदस्य लंगर के लिए पैसे दान करने के लिए आपसे संपर्क करें तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? दान देने से इनकार करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप समाज सेवा कर सकते हैं, उन्हें ना कहें क्योंकि आपके समुदाय के नहीं, बिल्कुल। वहाँ पे आपको समुदाय देखना ही नहीं है, आपको तो मानवता धर्म देखना है और जन सेवा करनी है। उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्हें कुछ धनराशि दान दे देंगे, बिल्कुल करेंगे। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति पुलिस पदक पर सच्चाई की जीत होती है अभिलेख का क्या महत्व है? तो पुलिस की कार्रवाई में पारदर्शिता पर जोर दिया जाता है, बिल्कुल नहीं। सार्वजनिक सेवा में सत्यता को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल नहीं। पुलिस सेवा में सत्य और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी पर प्रभाव नहीं डालता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? साइबर अपराध की जांच करना, बिल्कुल नहीं। आर्थिक अपराधों की जांच करना, बिल्कुल नहीं। नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग का मुकाबला करना, ये है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दंगा नियंत्रण भी नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी आरोपी व्यक्ति को अधिक जांच के लिए और न्यायाधीश, वकील और पुलिस के सामने बैठक के लिए अदालत में बुलाया जाता है, इसको कहा जाता है, तो इसको आपराधिक मुकदमे कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और एक व्यवसायी महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में शिकायत दर्ज कराने आती है, तो आप क्या करेंगे? तो आप जो है पास्को के तहत मामला दर्ज करेंगे, बिल्कुल नहीं। POSH यानी पोस्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज करेंगे, बिल्कुल ये करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। केस दर्ज करने का इंतजार नहीं करेंगे और किशोर न्याय अधिनियम के तहत भी मामला नहीं दर्ज करेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कंप्यूटर या इंटरनेट के उपयोग के लिए किए गए अपराध के लिए क्या शब्द है? तो इसको साइबर अपराध कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1930 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन पुलिस स्टेशन का प्रभारी व्यक्ति होता है? तो ये सहायक निरीक्षक होता है प्रभारी व्यक्ति पुलिस स्टेशन पे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय पुलिस सेवा में पुलिस निरीक्षक के लिए कौन सा सही रैंक का प्रतीक चिन्ह है? तो 3 सितारे है। इंस्पेक्टर का चिन्ह होता है, 3 सितारे लगे होते हैं कंधे पे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपराध की जांच के पहले चरण को परिभाषित करता है? तो FIR परिभाषित करता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय कानूनों के अनुसार आपको क्या करना होगा? परामर्श प्रदान करनी चाहिए और चेतावनी जारी बिल्कुल नहीं। उसके माता पिता को अभिरक्षा के लिए सूचित करना चाहिए बिल्कुल नहीं। उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में निरुद्ध कर देना चाहिए बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह ले जाना चाहिए, बिल्कुल ये करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पुलिस विभाग के भीतर विशेष कार्यबल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आर्थिक अपराध की जांच करना बिल्कुल नहीं। साइबर अपराधियों से निपटना बिल्कुल नहीं। राजमार्ग पर यातायात का प्रबंधन बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का होगा। संगठित अपराध और विशेष अभियानों से निपटना, जैसे आतंकवादी घटनाओं से राज्य में निपटने के लिए STF की जिम्मेदारी होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा भारतीय कानून कन्या भ्रूण हत्या और प्रसव पूर्व लिंग की जांच को गैरकानूनी और दंडित करता है? तो ये पास अधिनियम नहीं, IPC की धारा 354 नहीं। देखिए, PCPNDT अधिनियम करता है, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप एक पुलिसकर्मी हैं और किसी समस्या के प्रति एक साथी अधिकारी का दृष्टिकोण अलग होता है, तो आप क्या करेंगे? उनके विचार को गलत मानकर बिल्कुल नहीं, हो सकता है आप ही गलत हों। बहस करेंगे और जोर देंगे कि आपका तरीका बेहतर है, बिल्कुल नहीं, बहस नहीं करेंगे। पहले उनकी बात को समझेंगे और उनकी खूबियों पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल ये कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 6 का होगा। अपने तरीके से पालन नहीं करने के लिए रिपोर्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। उनकी बात को समझेंगे और उनकी खूबियों पर चर्चा करेंगे। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये लोगों को कल्याण के लिए नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करना और ये केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का विनियमित करना, सरकार के संगठन एवं कार्यप्रणाली की बिल्कुल नहीं है ये। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आपराधिक न्यायिक कार्यवाही में पीड़ित समर्थन सेवाओं का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो आरोपी पर मुकदमा चलाना बिल्कुल नहीं। यह सुनिश्चित करना कि पीड़िता को अधिकार सुरक्षित रहें और उन्हें आवश्यक सहायता मिले, बिल्कुल ये होगा। बचाव के पक्ष में वकील के रूप में कार्य करना नहीं, आप वकील के रूप में नहीं कार्य करेंगे। मामले का फैसला भी नहीं करेंगे, वो मामला सारा कोर्ट का है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आपको अपने एक सहकर्मी के खिलाफ रिश्वत लेने की आरोप लगाते हुए एक शिकायत मिलती है। आप जानते हैं कि वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है। आपकी पहली कार्यवाही क्या होगी? तो देखिए, सहकर्मी को निलंबित कर देंगे और उससे पूछताछ कि आप जानते हैं ईमानदार है, तो फिर निलंबित कैसे करेंगे? सहकर्मी को गिरफ्तार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अपने सहकर्मी पर झूठे आरोप लगाने वाले को बिल्कुल नहीं गिरफ्तार करेंगे। देखिए, मामले की जांच करेंगे, फिर की जाने वाली कार्यवाही को करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप एक राजनेता के पुत्र के जन्मदिन पार्टी के में सुरक्षा प्रभारी अधिकारी हैं। यह एक बच्चों की पार्टी है जिसमें एक जादूगर एक कियोस्क प्रदर्शित कर रहा है। आपको संदेह है कि जादूगर अपने बैग में हथियार ले जा रहा है। आपकी कार्यवाही क्या होगी? तो आप जादूगर पर नज़र रखेंगे? नहीं, हो सकता वो हथियार अंदर ले जाए। नज़र रख के क्या कर सकें? आप चुपचाप जादूगर के बैग की जांच करवाएंगे, बिल्कुल ये कर सकते हैं। आप चुपचाप से जांच करवा सकते हैं। आप जादूगर पर कार्रवाई करके पार्टी बर्बाद नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। हो सकता है हथियार से उनकी हत्या कर दे। आप जादूगर को हिरासत में लेंगे? नहीं, बिना जांच के आप हिरासत में नहीं ले सकते, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप ड्यूटी से बाहर रहते हुए अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी दुर्घटना को घटित हुए देखते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि आपका बिल्कुल नहीं, नज़रअंदाज नहीं करेंगे आप। आगे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात को निर्देश देना शुरू करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, आप ये कर सकते हैं, आप वहाँ पे स्थानीय अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो है यह मामला जो है आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है।
तो आप स्थानीय अधिकारियों को रिपोर्ट कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो अपने पर्याप्त सबूत के बिना एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आपका अधिकारी आपको उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करने में जल्दबाजी के लिए फटकार लगाता है। इस स्थिति में जो अपने अधिकारी के खिलाफ मीडिया का समर्थन इकट्ठा करेंगे, बिल्कुल नहीं। अधिकारी का सामना करेंगे, उस पर पक्षपात का आरोप लगाएंगे, बिल्कुल नहीं। गिरफ्तार किए व्यक्ति के खिलाफ एक सबूत पेश करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी जल्दबाजी के लिए अपराधी से माफ़ी मांगेंगे और आगे ऐसी गलती ना करने की वादा करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको पता चलता है कि एक व्यापारी के पास बहुत सारी बिना लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, तो आप क्या करेंगे? बात को नज़रअंदाज करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मामला शहर में बिगड़ सकता है आपके इस नज़रअंदाज से। वरीय अधिकारियों को सूचना देंगे, बिल्कुल नहीं। उसे तुरंत गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। देखिए, बंदूकें जब्त और शस्त्र अधिनियम के तहत जांच करेंगे, तब जाके उसे गिरफ्तार करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी संदिग्ध द्वारा अपने विरुद्ध आरोप हटाने के लिए आपको रिश्वत की पेशकश की जाती है, आपको क्या करना चाहिए? जो है रिश्वत स्वीकार करेंगे और आरोप हटा देंगे, बिल्कुल नहीं। आरोप हटाने से पहले अधिक रिश्वत की बातचीत करेंगे, बिल्कुल नहीं। रिश्वत नहीं लेंगे और प्रस्ताव की सूचना अपने वरिष्ठ को देंगे, बिल्कुल नहीं। नहीं, ये आप कर सकते हैं, रिश्वत नहीं लेंगे और अधिकार अपने वरिष्ठ को सूचित करेंगे इसके बारे में, अधिक रिश्वत। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक संदिग्ध आपकी हिरासत में अपराध कबूल करता है, लेकिन बाद में दावा करता है कि कबूलनामा ज़बरदस्ती लिया गया था, तो इस समय आप क्या करेंगे? संदिग्ध को ज़बरदस्ती दावे को वापस लेने की धमकी देंगे, नहीं। आप धमकी देंगे तो हो सकता है आपके विपरीत परिणाम आए। दावे पर ध्यान न देंगे और संदिग्ध का आरोप बढ़ा देंगे, बिल्कुल नहीं। देखिए, ज़बरदस्ती की दावे की जांच करेंगे और साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1098 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कई अपराधियों से जुड़ी बंधक स्थिति में निपटते समय पुलिस अधिकारी के लिए मानसिक दृढ़ता का कौन सा गुण आवश्यक है? तो स्थिति का आकलन किए बिना कार्रवाई में जल्दबाजी करना, बिल्कुल नहीं। तनाव बढ़ने से रोकने के लिए सीधे टकराव से बचना, बिल्कुल नहीं। अपराधी का ध्यान बांटते हुए उसे अलग अलग बातचीत करना, बिल्कुल नहीं। देखिए, दबाव में संयम बनाए रखना और रणनीतिक योजना बनाना, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपराधों पर नियंत्रण पाने का एक उपाय है, तो इसका एक उपाय जो है गश्त करना। गश्त करके ही आप अपराधों पर नियंत्रण कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्टेशन पर एक रहस्यमय पैकेज आता है, आप क्या करेंगे? जिज्ञासावश तुरंत खोलेंगे, नहीं। हो सकता है उसमें बम हो तो आप फट जाएंगे जिज्ञासावश खोल दिए तो। संभावित संदिग्ध पैकेजों के लिए प्रक्रिया का पालन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, प्रक्रिया का पालन करेंगे। पहले बम निरोधक दस्ते को बुलाएंगे, अधिकारियों को बुलाएंगे, फिर जाके उसकी जांच करवाएंगे, फिर उसे खोल देंगे। पैकेज की जांच किए बिना इमारत खाली कर देंगे, बिल्कुल। पहले खाली तो करेंगे सुरक्षा के लिए, लेकिन पहले जांच करवाएंगे तभी खाली करेंगे। इस पैकेज को नज़रअंदाज करेंगे, शायद इसमें कुछ भी नहीं है, नहीं, बिल्कुल ये नहीं करेंगे। देखिए, आप इसमें दो काम कर सकते हैं। आप पहले इमारत को खाली करवाएंगे सुरक्षा की दृष्टि से, उसके आसपास के जगह को, और प्रक्रिया का पालन करेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भीड़ को नियंत्रित करने के पुलिस को क्या उपाय करने चाहिए? लाउड स्पीकर से सही बात बताकर चेतावनी देकर नियंत्रण करना, भीड़ के उग्र होने पर लाठीचार्ज, आंसू गैस की गोली चलाना। 44 का ये बिल्कुल कर सकते हैं आप। पहले इसके लिए देखिए, इसको बलवा नियम बोलते हैं। बलवा नियम में पहले होता क्या है, पहले आपको अधिकारी से वहाँ के सूचना डीएम, अगर वहाँ कमिश्नरेट प्रणाली नहीं है तो आपको डीएम से आदेश लेना होता है, लिखित आदेश, कि यहाँ पे भीड़ जो है अनियंत्रित हो रही है और हम इन्हें लाठी चार्ज करने जा रहे हैं। तो आपको लिखित आदेश मिलेगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, लाउड स्पीकर से उन्हें सही बात बताएंगे कि आप ये जो कर रहे हैं कि ये चीज़ें इसमें सही हैं और ये चीज़ें गलत हैं। फिर भी वो अगर बात नहीं माने तो उन पर लाठी चार्ज करेंगे। लाठी चार्ज करने के बाद पानी का प्रयोग करेंगे,
पानी के साथ साथ आंसू गैस की गोली चलाएंगे। अगर आंसू गैस की गोली चलाने से भी भीड़ नियंत्रित नहीं होती तो रबर बुलेट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद रबर बुलेट चलाने के बाद जब भीड़ इधर उधर हो जाए तो आप जो ज़्यादा घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाएंगे, जो जिनको प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है उनको प्राथमिक उपचार देंगे। मानवता दिखाएंगे आप इसमें भी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, भारत में पुलिस महानिदेशक डीजीपी एक स्टार रैंक और भारत का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। तो ये 3 स्टार रैंक का अधिकारी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना किसकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है? तो जिला कलेक्टर की होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, एक मरीज का अस्पताल में निधन हो गया है और रिश्तेदारों को लगता है कि इसका जिम्मेदार डॉक्टर है। आपको रिश्तेदार द्वारा डॉक्टर पर हमला करने की सूचना मिलती है, तो आप क्या करेंगे? हमला समाप्त होने तक प्रतीक्षा करेंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता है। इस हमले में डॉक्टर की जान चली जाए, हॉस्पिटल को आर्थिक नुकसान हो ज़्यादा, तो इसलिए हमला समाप्त होने का इंतजार नहीं करेंगे। तुरंत अस्पताल पहुंचेंगे और रिश्तेदारों को हमला करने से रोकेंगे? बिल्कुल आप ये करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे और आदेश तक इंतजार? बिल्कुल नहीं आदेश तक इंतजार करेंगे, तब तक चले मामला साफ ही हो गया। अपने आदेश को कुछ समय बाद बिल्कुल ये नहीं करेंगे। आप उन्हें तुरंत अस्पताल पहुँचेंगे और रिश्तेदार को हमला करने से रोकेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण यह है कि, ये पूछ रहा है कि आप अगर एक पुलिस अधिकारी बनते हैं तो आपका प्रथम कर्तव्य क्या होगा? देश की सेवा करने का अवसर बिल्कुल होगा ये। यह नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है? नहीं। यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है? नहीं। अपराधियों को पकड़ने में उत्साह भी नहीं है। आप देश की सेवा का अवसर ले रहे हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आग एकत्रित करने के लिए एक पुलिस की जांच की जाती है? तो मामलेवाद? नहीं, बिल्कुल नहीं। साक्ष्य एकत्रित करने के लिए बिल्कुल पुलिस जांच की जा सकती है। एफआईआर के लिए तो आप एक पेज पे लिखते हैं उसको। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सी राज्य सरकार पुलिस मुख्यालय में सिग्नेचर बिल्डिंग नाम से एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने जा रही है? तो ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय जो है लखनऊ में है। लखनऊ में किस में? सिग्नेचर बिल्डिंग में। तो ये आज के प्रश्न रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनका भी यूपीपी का एग्जाम है।